गरीब बुढ़िया चूड़ी वाली। भीमा अपनी माँ कांता और पत्नी सुधा के साथ खुशी से रहता था। भीमा एक बिजनेसमैन था, उसको किसी भी चीज की कमी नहीं हुआ करती थी। यदि उससे कोई मांगता तो भीमा सबकी मदद कर देता था। भीमा को दूसरों की मदद करने में काफी अच्छा लगता था, इसीलिए वो आए दिन आश्रम में कुछ न कुछ दान करता रहता था। एक दिन उसकी पत्नी सुधा उससे बोलती है, भीमा जी, आप लोगों को यूं ही सब कुछ दान करते रहते हैं, थोड़ा अपने बारे में भी तो सोच लीजिए। भगवान ने हमें इतना दिया है, अगर उसमें से हम गरीबों की मदद कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। अगर हम उनकी मदद करेंगे तो वो लोग हमें दुआएं देंगे, और जब दुआएं देंगे तो मेरा बिजनेस और भी अच्छा चलेगा। भीमा सुधा को समझाता है और उसको प्यार से गले लगा लेता है। अगले दिन भीमा अपने ऑफिस जाता है। जब वो देखता है कि उसके कुछ एम्प्लॉय आपस में झुंड बनाकर बात कर रहे होते हैं, ये देखकर भीमा बोलता है, अरे शामू, राजू, दीनानाथ, तुम सब ऐसी क्या बात कर रहे हो जो इस तरह झुंड बना रखा है। अरे कुछ नहीं सर, बस हम ऐसे ही बात कर रहे थे। देखो, ये ऑफिस है, अगर तुम ऑफिस का माहौल बनाकर काम करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है सर। आगे से ध्यान रखना, क्योंकि ऑफिस का माहौल सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तुम लोग सीनियर हो, तुमको ही ऑफिस का माहौल बनाकर रखना है। ठीक है सर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे। इतना कहकर भीमा वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर शामू, दीनानाथ और राजू को अपनी बेइज्जती महसूस होती है और गुस्से में अब वो अपना काम करने लगते हैं। ऐसे ही जब शाम हो जाती है और भीमा के सारे एम्प्लॉय निकल जाते हैं तो भीमा अपना टेंडर पास करवाने के लिए अपने ऑफिस में ही रुक जाता है। उसको ऑफिस में काफी देर हो गई और देखते ही देखते 12 बज चुके थे। जब भीमा घड़ी की तरफ देखता है तब वो खुद से बोलता है, अरे आज तो ज्यादा लेट हो गया, आज तो घर पर तेरी खैर नहीं। चल बेटा जल्दी घर निकल, वरना बीवी से पिटाई खानी पड़ेगी और माँ भी नहीं बचाएगी। इतना कहकर भीमा अपने ऑफिस से निकल जाता है। भीमा आधे रास्ते पहुंचता है कि उसकी कार के सामने एक लड़का आ जाता है और अचानक भीमा को अपनी कार रोकनी पड़ती है। और जैसे ही भीमा कार रोककर बाहर आता है कि तभी उसको पीछे से कोई छुरा भोंक देता है। भीमा जब पीछे पलट कर देखता है तब उसको कोई और नहीं बल्कि दीनानाथ दिखता है। वो उसे देखकर बोलता है, दीनानाथ, तुमने मुझे चाकू क्यों मारा? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? भीमा दीनानाथ से सवाल कर ही रहा होता है कि एक बार फिर से भीमा को पीछे से छुरा भोंक दिया जाता है और एक बार फिर भीमा पलट कर देखता है तो इस बार उसको राजू ने मारा था। भीमा उसको कुछ बोल पाता कि तभी उसके गर्दन पर चाकू से एक बार फिर वार होता है और इस बार शामू था। भीमा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और जैसे ही भीमा जमीन पर गिरता है कि तभी वो तीनों उसकी सारी प्रॉपर्टी पर उसके अंगूठे के निशान ले लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पर आती है और अगली सुबह भीमा की लाश को भीमा के घर छोड़ देती है। उसकी ये लाश देखकर मानो सुधा एक सदमे में जा चुकी थी। वहीं उसकी माँ कांता का रोते हुए बुरा हाल हो रहा था। थोड़ी देर बाद भीमा को मुखाग्नि दे दी जाती है और कुछ दिन बीत जाते हैं। सुधा अपने पति और कांता अपने बेटे की मौत से अभी निकल भी नहीं पाए थे कि तभी उनको एक झटका और लग जाता है। राजू, शामू और दीनानाथ सुधा के घर आते हैं और सुधा और कांता से कहते हैं, चल चल, ये घर खाली कर अब। निकलो यहाँ से, अब ये मेरा घर है। ये क्या बकवास है? ये मेरे बेटे का घर है, तुम हम लोगों को ऐसे नहीं निकाल सकते हो, समझे? ओए बुढ़िया, ये तेरा घर था लेकिन अब मेरा है। ये सब कुछ तेरे बेटे ने हमें दे दिया है। इतना कहकर वो तीनों उस सास बहू को उसके घर से धक्के मार के निकाल देते हैं। बेचारी दोनों सास बहू भटक रही थी कि तभी कांता को जंगल में एक झोपड़ी दिखती है और अपनी बहू को लेकर वो वहाँ रहना शुरू कर देती है। कुछ दिन तो निकल जाते हैं लेकिन अब उन सास बहू को अपना गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था।
अपनी सास को इतना परेशान देखकर सुधा अपने कंगन और कान की बालियां निकाल देती है और अपनी सास के हाथ में थमा कर कहती है, मम्मी जी, ये मेरे कुछ गहने हैं, आप ना इनको बेच दीजिए। और आपके अंदर तो चूड़ी बनाने का वो बहुत अच्छा टैलेंट है ना, आप उनसे चूड़ी बनाओ और बेचो। सुधा की ये बात सुनकर कांता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कांता को अपनी बहू के गहने लेने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसको अपना गुजारा करने के लिए कुछ न कुछ तो करना था। इसीलिए उसने अपनी बहू से वो गहने ले लिए और सुनार के पास जाकर उन गहनों को बेच देती है और चूड़ी बनाने का सामान लेकर आती है। रात को सुधा चूड़ियां बनाना शुरू करती है और अगली सुबह कांता चूड़ी बेचने जाती है। चूड़ी वाली चूड़ी ले लो, सुंदर सुंदर चूड़ियां ले लो। अरे अम्मा जी, ये चूड़ियां कैसे दी? बेटा, चूड़ियां बस 30 रुपए दर्जन है। बहुत सुंदर चूड़ियां हैं, तुम्हारे गोरे गोरे हाथों में बहुत अच्छी लगेंगी। ठीक है अम्मा जी, ये लाल वाली चूड़ी मुझे पहना दो। उसके इतना कहते ही कांता उसको चूड़ी पहना देती है। चूड़ी पहन लेने के बाद वो औरत बोलती है, अरे वाह अम्मा जी, आपने चूड़ियां पहना दी हैं और मुझे दर्द का पता भी नहीं चला। आप सच में बहुत अच्छे से पहनाती हो और बहुत अच्छी भी हो। इतना कहकर वो औरत उसको पैसे दे देती है और वहाँ से चली जाती है। और अब इस तरह धीरे धीरे करके कांता का चूड़ी बेचने का व्यापार काफी बढ़ जाता है और देखते ही देखते कांता और सुधा दोनों ने मिलकर एक चूड़ी की दुकान खोल ली। उसकी ये तरक्की देखकर उसके सामने वाला चंदू, उसकी भी चूड़ी की ही दुकान थी, पर वो महंगी चूड़ियां बेचता और अपने ग्राहकों से हमेशा बहसबाजी करता था। इसीलिए उसके सारे ग्राहक अब कांता और सुधा की दुकान पर आते हैं। इससे चंदू की कमाई बंद हो रही थी और ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है और रात को चंदू कांता की दुकान को तोड़ देता है। अगली सुबह जब कांता ये सब देखती है तब वो बहुत रोती है और ये सब कुछ गांव वाले देख रहे होते हैं। कुछ गांव वाले आपस में बात करते हैं, अरे यार देखो, बेचारों के साथ क्या हो गया। हाँ भैया, ये बहुत ही गलत हुआ है। इनके साथ इस चंदू को तो जेल में डलवा देना चाहिए। इस बात से सभी गांव वाले सहमत हो जाते हैं और पुलिस को बुलाकर चंदू को अरेस्ट करवा देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ गांव वाले कांता और सुधा के लिए थोड़े थोड़े पैसे जमा करके एक बार फिर से उन दोनों के लिए एक छोटी सी दुकान खुलवा देते हैं। ये सब देखकर कांता और सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोनों सभी को धन्यवाद देते हैं। अब उनका व्यापार अच्छे से चलने लगता है और वो लोग देखते देखते एक बार फिर से अमीर हो जाते हैं और वो गांव वालों की मदद करते हैं। इसके साथ ही खुशी खुशी सास बहू साथ में रहने लगते हैं।